अचानक कलेक्टर साहब की गाड़ी चाय की वाले की टपरी के सामने रुकी। ये देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर साहब गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, भोला राम कहाँ है? चाय वाला बोला, कौन भोला राम साहब? मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर साहब बोले, अरे वही भोला राम जो यहाँ तुमसे पहले टपरी लगाते थे। चाय वाला बोला, साहब वो तो 5 साल पहले यहाँ से गांव चला गया है, तब से मैं यहाँ चाय बेचता हूँ। कलेक्टर आशुतोष के चेहरे पे अजीब सा भाव हो गया। गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब यहाँ आया था तब वो बीमार सा था, सूख कर काटा हो गया था। पौने पौने दाम में मुझे अपने टपरी बेचकर चला गया। बीमार सा था, सूख कर काटा हो गया था। ये सुनकर कलेक्टर आशुतोष का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बहुत देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए आशुतोष वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब चाय बना दूं? आशुतोष ने खुद को कुर्सी पर गीला छोड़कर आंखें बंद करके फिर बोला, 3 बना दे भाई। चाय वाला समझ गया, साहब अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर सिर का टेक लगाकर परसे हुए आशुतोष को याद आया, आज से इसी टपरी पर 10 साल पहले भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब भोला राम अंकल आकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई देते हो, चाय बना दूं क्या? तब वह आंखों में आंसू भरकर बोला, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी आंखों में आंसू देखकर भोला राम बोला था, पैसे नहीं लूंगा, तुम भूखे भी दिख रहे हो, चाय बना देता हूँ, चाय के साथ बिस्किट खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वो वहीं पर बैठा रहा और वहीं पर जाकर चाय बिस्किट खाकर बैठकर उनसे गप करता रहा। वो अपनी सारी कहानी सुनाते रहा। भोला राम जी ने एक भी पैसा नहीं लिया। तब भोला राम पूछा, घर से भाग कर आए हो क्या? आशुतोष ने हाँ में गर्दन हिलाई। भोला राम ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा। माता पिता का बात का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल माता पिता नहीं है, वो बचपन में ही चल बसे। मामा मामी के पास रहता हूँ, मगर वहां पर भी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है। वो मेरी पढ़ाई छोड़ाकर काम धंधे में लगाना चाहते हैं। उनके पास खूब पैसा है, फिर भी उनको कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे भी है वो तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जा। तू 17 से 18 साल का बच्चा है, अकेले में तुम ये दुनिया भिखारी बना देगी। तब वो भोला राम के पैरों में गिर के बोला था, अंकल प्लीज रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूंगा। मुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। भोला राम बोला, ठीक है तुम मेरे साथ रह लेना। मैं यहाँ शहर में एक कमरे के किराए मकान में अकेले रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। आशुतोष के लिए भोला राम भगवान बन गया था। एक अनजान को रहने के लिए छत दी थी, फिर वह 3 साल उसके साथ कमरे में रहा। आसपास के बच्चों को लोग को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसा जरूर कमाता था, मगर उसमें उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी भोला राम उसको साथ रखा, उसको ग्रेजुएशन पूरी करवाया। ग्रेजुएशन के बाद वो आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे भोला राम ही ने भेजा था ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। भोला राम ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम कर दिला देगा, फिर तुम काम करते हुए अपना पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखना, पैसे चाहिए तो मंगा लेना। याद रखना अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत अच्छी रैंक के साथ आईएएस की क्लियर कर लिया था। इस कारण उसे होम कैडर मिल गया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर भोला राम ने उसे अपने पिता की झलक दिखती थी। कुछ महीने ट्रेनिंग में गुजर गए थे। उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर कुछ महीने और गुजर गए। साहब चाय वाले की आवाज सुनकर उसकी भंग हुई। चाय का कप लिया और उसे सुड़क कर पीने लगा। आसपास की दुकान वाले पहली बार एक कलेक्टर की किसी की चाय की खड़ी पे चाय पीते देख रहे थे। चाय पीने के बाद आशुतोष ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया।
और दूसरी किराए की गाड़ी लेकर अकेले ही भोला राम के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आंखें बंद करके आंसू बैठे वो दिन याद आया जब 7 साल पहले दिल्ली के लिए निकल रहा था। उसने महसूस किया था कि उस दिन भोला राम उदास था। वह उसे बस तक बैठाने आया था। रास्ते में उसे बोला था, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना आंसू बेटा। तू जानता है कि मेरे कोई बेटा नहीं है। समझ लेना कि तू ही मेरा बेटा है और घर में तेरी माँ भी है। तुझे देखने के लिए राह देखती है। तेरी 2 बहनें भी है, सरिता और अनीता। सरिता अब 15 साल की हो गई है और अनीता 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार करती है। एक तू ही है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता है। बस बाकी सब तेरा इंतजार करता है। जवाब में वो इतना ही बोला था, अंकल मैं वादा करता हूँ मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। उसी दिन माँ से मिलूंगा और बहनों से राखी बनवाऊंगा। उन्हें बोलना मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। इतना कहकर वह बस में बैठ गया था। जब बस चलने लगी तब भोला राम खिड़की के सहारे दौड़ते हुए आया और बोला था, बेटा तेरे बैग में टिफिन डाल दिए, भूख लगे तो खा लेना। याद करते हुए आशुतोष की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसकी इतनी फिक्र करते थे और मैं उन्हें एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। कितना स्वार्थी हो गया था मैं। बड़ा आदमी बनने के लिए अंधा हो गया था मैं। वह भोला राम के घर कभी नहीं आया था, मगर गांव का नाम अच्छी तरह से जानता था। गांव पहुंचने के बाद वह लोगों से पूछता रहा, भोगो का नाम भोला राम का घर कहाँ। वो जा पहुंचा। वहां पहुंचा देखा 2 पुराने से कमरे थे। पशुओं के लिए 3 शेड बना हुआ था। वो गाड़ी से उतरकर, शाम का समय था, सीधे चला गया। भोला राम की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। उसकी बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। दूसरी बेटी आंगन में खटिया पर बैठकर सब्जी काट रही थी। उसे गाड़ी से उतरकर अंदर आते देखा तो दोनों लड़कियां अपना काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। वो चुपचाप आंगन में डली खाट पर बैठ गया और बोला, भोला राम अंकल कहाँ है? सरिता बोली, पापा को गुजरे हुए तो 4 साल से ऊपर हो गए हैं। इतना सुनते ही आशुतोष के बहुत बड़ा झटका लगा। उसके दिल में दर्द का एक गोला सा उठा, गला भर आया, मुंह से आवाज नहीं निकली। जिसका डर था वही हुआ था। उसके बड़े आदमी बनने पर सबसे ज्यादा खुश होने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। भोला राम की छोटी बेटी अनीता भागकर कमरे में गई। वापस गई आई तो एक फोटो थी जिसमें आशुतोष और भोला राम साथ खड़े थे। वो कभी फोटो को देखती, कभी आशुतोष को देखती, फिर जोर से चिल्लाई, आशु भैया। सरिता भी उसके हाथ से फोटो छीनकर देखने लगी। वो भी चिल्लाई, माँ देखो आशु भैया आ गए। आंसू ने खुद के लिए भैया नाम सुना तो उसे खुद की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। आ जाओ छोटकी, गले से लग जाओ। वो उनके एक अनजान शख्स था, मगर रिश्ता भाई बहन का था। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। वो दुनिया में अकेला था और बहनें भाई की कमी से पगलाई हुई थी। इसीलिए दौड़कर दोनों एक साथ भाई के गले लग गई। माँ भी दूध निकालना बीच में छोड़ दी। करीब आई तो माँ के पैरों में झुक गए। माँ ने बहती आंखों से उठाकर आंचल से लगा लिया और बोली, आने में तुम बहुत देर कर दी बेटा। सरिता के पापा बहुत याद करते थे, अंतिम समय तक तुम्हें याद करते थे। तड़पते हुए बोला, उन्हें क्या हुआ था माँ? माँ बोली, 5 साल पहले जब शहर से लौट कर आए थे तब पता नहीं उन्हें क्या बीमारी लग गई थी। सूख कर हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। खाया पिया पचता ही नहीं था। 1 साल तक जगह जगह से दवा ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन हमें छोड़कर चले गए। माँ आके बोली, उनके जाने के बाद बहुत मुश्किलें आ पड़ी। सरिता के दोनों चाचा मेरे पीछे पड़े, कह रहे खेत और घर उनके नाम कर दें वरना बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिन से नाक में दम कर रखे। रोज धमकी देते, बेटियों की शादी के बाद तो ये जमीन मेरे ही हो जाएगी। आशुतोष बोला, मैं आ गया हूँ माँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वह भरे गले से बोला, आने में बहुत देर कर दी बेटुआ। वह भी रोते हुए बोला, बड़ा आदमी के बनने के चक्कर में फंस गया था माँ। वह उसके चेहरे पर लाड लडाते हुए बोला, बड़ा आदमी बना कि नहीं? हाँ बन गया हूँ माँ। माँ ने जिज्ञासा बस पूछा, कितना बड़ा? थानेदार जितना बड़ा? वह बोला, उससे भी बड़ा। माँ बोली, तहसीलदार जितना बड़ा? वो मुस्कुराते हुए बोला,
उससे भी बड़ा कलेक्टर बन गया हूँ माँ, सरिता बोली। माँ भैया जिले का सबसे बड़ा अफसर बन गए। अच्छा तब तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए वो घर के दीवार के पास गए और अपनी देवरानियों के घरों में झांकते हुए तेज आवाज में बोले, सुन बिमली, मुमकी सुन, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा आ गया है। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है ना, मेरा बेटा कलेक्टर है। अब मेरी जमीन की तरफ बुरी नजर डाली तो चीर कर रख दूंगी। देवरानी दीवार के पास खड़ी होकर सब सुन रहे थे। जब सरिता की माँ स्पष्ट कहा, वो डर गई। वो रात भर वही रुका। वो अब तक जो सैलरी मिला था वो सब माँ के चरणों में रख दिया, उसके बाद चला गया। मगर हर संडे अपना घर आता था। उसने सारे फर्ज निभाए जो एक बेटा निभाता है। बहनों की धूमधाम से शादी की, फिर माँ के अपने साथ ले गई। अब माँ बेटे के साथ रहते हुए उसके सुंदर सी लड़की ढूंढ रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करना।